हेलो गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप एनसीईआरटीज़। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के एक ज़बरदस्त चैप्टर की जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इन डिटेल हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का मतलब समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमें पता है जितने भी इस अर्थ पे, इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको अपने सर्वाइवल के लिए फूड की नीड है, यानी कि खाने की ज़रूरत है। फूड सप्लाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। फूड से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। और ये सारे कंपोनेंट्स हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो, हमारी ग्रोथ हो और हमारी हेल्थ बनी रहे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या हैं? हमारे लिए फूड का सोर्स है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, या तो वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है या फिर एनिमल हस्बेंड्री से। वी रीड इन न्यूज़पेपर्स दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट जो है, साइंस जो है, वो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की प्रोडक्शन में क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो। वाई इज़ दिस नेसेसरी? क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन? क्या इस टाइम पे जितनी भी प्रोडक्शन हमें मिल रही है एग्रीकल्चर से या एनिमल हस्बेंड्री में, क्या हम उसमें सस्टेन नहीं कर सकते? नेक्स्ट क्या है? इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन पीपल से ज़्यादा है और इसके अलावा और भी पॉपुलेशन क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन 250 बिलियन टन्स ग्रेन एवरी ईयर। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल हमें लगभग 1/4 बिलियन टन्स ग्रेन और चाहिए एडिशनल में। क्यों? ताकि ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इनकी फूड रिक्वायरमेंट, इनकी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। अब ये कैसे हो सकता है? या तो जितनी लैंड पे अभी हम फार्मिंग कर रहे हैं और ज़्यादा लैंड को क्या करें? फार्मिंग के लिए लगाया जाए। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। पर इंडिया में क्या हो रहा है? इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लैंड क्या है? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसीलिए हम कल्टिवेशन के लिए और एरिया तो इंक्लूड नहीं कर सकते। ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें? अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा दें। किसके लिए? लाइफ स्टॉक के लिए, यानी जो गायें भैंसें वगैरह हम पालते हैं उनके लिए, और क्रॉप्स के लिए भी। Efforts to meet food demand by increasing food production have led to some success for so far। अब फूड डिमांड को पूरा करने के लिए जब हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सक्सेसफुल होता दिख रहा है, कुछ ना कुछ हमें सेटिस्फाई कर रहा है। वी हैव एट ग्रीन रिवोल्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। इससे क्या हुआ था? जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो क्या हुई थी? इंक्रीज़ हुई थी। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन रिवोल्यूशन पे हमने HYV सीड, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ किया था, जिससे हमारी ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ गई थी। वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशन। हमारे पास वाइट रिवोल्यूशन भी था। किसके लिए था? ताकि मिल्क की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively। इन revolutions का क्या मतलब है? कि हम अपने जो natural resources हैं उनको और ज़्यादा exploit कर रहे हैं और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely। इसकी वजह से, क्योंकि हम इन रिवोल्यूशंस के चलते क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं ग्रेन्स की, मिल्क की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ये उस पॉइंट तक भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं कि इनके बीच में तालमेल मिलना बंद हो जाएगा। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं ये इस तरीके से करें कि इससे हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड ना हो और जो बैलेंस एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में बना हुआ है वो भी डिग्रेड ना हो। नेक्स्ट बात करेंगे, हेंस देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसीलिए ये नीड ऑफ द टाइम है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाई जाएँ एग्रीकल्चर में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से हमारा ये मतलब है कि रिसोर्सेज को इस वे में यूटिलाइज़ करना कि वो प्रेजेंट पॉपुलेशन की भी नीड्स को पूरा कर रहा है और फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए भी बचाया जा सकता है। ठीक है।
मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को साथ में लेकर चलना। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। सिंपली हम फूड ग्रेन्स को बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, पर उनको स्टोर करके रख रहे हैं गोडाउन्स वगैरह में, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक लोगों की माल न्यूट्रिशन या फिर हंगर उनकी कम ना हो जाए, यानी कि लोगों तक ये जो फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो रही हैं ये सही सलामत पहुंच ना जाए। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड। तो पहला इंसिडेंट क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है कि लोगों के पास, हमने तो फूड ग्रेन इंक्रीज़ कर दी पर लोगों के पास पैसा भी बढ़ना चाहिए इन फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। अब देखो यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि फूड सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि फूड अवेलेबल है हमारे लिए, और दूसरा हमारे पास उसकी एक्सेस है, यानी हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। हमारी इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए, यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, ठीक है, किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट प्रॉब्लम ऑफ हंगर। अब इतनी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो ये भी ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाएं जिसकी वजह से लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हो, ताकि ये जो हंगर का या माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है ये भी कॉम्बैट हो मतलब ये सॉल्व हो। Scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farm। अब क्योंकि हमें हाई यील्ड चाहिए, मतलब कि क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करें जिससे हमारी यील्ड या फिर जो हमारा क्रॉप है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाए। फॉर सस्टेन लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए ये ज़रूरी है कि हम मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाएं। इनके बारे में आप आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। कैसे कर सकते हैं कि फार्मर्स जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो पोल्ट्री का काम भी करें, फिशेस का भी करें या फिर बी कीपिंग का भी करें, ताकि इन केस उनकी क्रॉप में डैमेज हो रहा है, उनको यील्ड अच्छी नहीं मिल रही, तो उनको नुकसान ना हो, कहीं और से उनकी इनकम आ सके। द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये लाइव स्टॉक और क्रॉप्स की प्रोडक्शन को, यील्ड को इंक्रीज कैसे करें। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। इसमें हम क्या बात करेंगे, आइए इसको पढ़ेंगे। सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट एंड सोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब देखो हमारे पास फूड के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला हमारा कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन, ठीक है, तीसरा कंपोनेंट क्या है, फैट्स, फोर्थ जो हमारे पास कंपोनेंट है वो क्या है, वाइटामिन्स, और फिफ्थ कंपोनेंट हमारे पास क्या है, मिनरल्स। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, मतलब ये व्हीट, राइस, मेज, मिलेट और सोरगम हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फिर क्या है, पल्सेस लाइक ग्राम, चना, पी, ब्लैक ग्राम जिसको उड़द भी बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसको हम मूंग भी बोलते हैं, पिजन पी जिसको अरहर भी बोलते हैं, और लेंटिल जिसको हम मसूर भी बोलते हैं, प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। अब ये जो पल्सेस हैं, दालें वगैरह, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, सीजेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसेड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट्स। अब ये जो ऑयल सीड्स हैं, यानी कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, नट्स, सीजेम, कैस्टर, ये चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, फैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट से। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स एंड सुदान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइव स्टॉक। अब इन क्रॉप्स के अलावा भी कुछ फॉडर क्रॉप यानी कि बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, ये हम किस लिए उगाते हैं, ताकि जो हमारे लाइव स्टॉक है, यानी कि जो गाय भैंसे वगैरह, उनको चारा खिलाने के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की इमेजेस दी हुई हैं।
नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब डिफरेंट क्रॉप्स की जब हम बात करेंगे तो डिफरेंट क्रॉप्स की नीड है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, उनको टेम्परेचर भी अलग अलग चाहिए, और फोटो पीरियड मतलब अमाउंट ऑफ सनलाइट, कि कितनी सनलाइट उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, ये भी अलग अलग क्रॉप की, अलग अलग प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। मैंने अभी बताया फोटो पीरियड्स का क्या मतलब है कि किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितनी सनलाइट चाहिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। अब फ्लावर की ग्रोथ या फिर प्लांट की ग्रोथ सनलाइट पे डिपेंड करती है। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों प्लांट की ग्रोथ सनलाइट पे डिपेंड क्यों करती है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस पे फोटोसिंथेसिस को यूज़ कर मतलब इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और सनलाइट को यूज़ कर ये अपना खाना बनाते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ ऐसी क्रॉप हैं जो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप। ठीक है, कौन से मंथ्स में ग्रो होती है ये? जून टू अक्टूबर। और सीज़न कौन सा होता है? तो सीज़न होता है रेनी सीज़न। उसके अलावा कुछ क्रॉप्स हमारे पास ऐसी हैं जो विंटर सीजन में ग्रो होती है, यानी कि राबी सीजन या फिर राबी क्रॉप, और ग्रो कब से कब तक होती है? नवंबर से अप्रैल तक। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, पैडी यानी कि राइस, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खारिफ क्रॉप। मतलब ये ऐसी क्रॉप है जो रेनी सीजन यानी जून टू अक्टूबर में ग्रो होंगी। वेयर एज वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसेड आर राबी क्रॉप। अदरवाइज जो गेहूँ, चना, इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं तो ये कब ग्रो हो रहे हैं? ये विंटर में ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए ये किसके एग्जाम्पल हैं? राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है हमारे पास? इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ 4 टाइम इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010 विद ओनली 25% इंक्रीज इन कल्टिवेबल लैंड एरिया। हम क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज़ है। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 1952 से जब हम कंपेयर करते हैं 2010 में। ये इंक्रीज़ आया कैसे? If we think of the practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. अब अगर हम ये देखें कि फार्मिंग में प्रैक्टिसेस क्या क्या हमने अपनाई है जिससे ये फूड ग्रेन्स का अमाउंट जो है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ी है, तो उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को हम 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। हम किस तरह के सीड्स को यूज़ कर रहे हैं क्रॉप को प्लांट करने के लिए। दूसरा क्या है? नर्चरिंग द क्रॉप प्लांट। नर्चरिंग मतलब पालन पोषण। हम इन क्रॉप प्लांट्स का जब ये उग रहे हैं हम इनका कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। अब उसके अलावा जब ये क्रॉप जो है ग्रो हो रही हैं या ग्रो होने के बाद हमने इनकी कटाई कर दी, हम इनको स्टोर कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पेस्ट वगैरह से। ठीक है, दस द मेजर ग्रुप एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासीफाइड एज। हम 3 चीज़ों में क्रॉप की यील्ड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड्स की इम्प्रूवमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, मतलब जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वैरायटीज़ को ही इम्प्रूव किया जाए। फिर दूसरा क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, और तीसरा क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या है? दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। इस अप्रोच का क्या मतलब है कि हम एक ऐसी क्रॉप वैरायटी को उगाएं, मतलब हम एक ऐसी क्रॉप को उगाएं जो हमें गुड यील्ड दे रही है, मतलब कि जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट पे क्रॉप्स मिल रही है। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स उगाने का मकसद ही क्या है कि ये क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो करें और उसके बाद हम इनको बेचें और हमें उनसे क्या हो? बेनिफिट हो। वेराइटीज़ और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स सच एज डिसीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। अब हम कैसे क्रॉप वैराइटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो हमें चाहिए कि वो डिसीज़ रेजिस्टेंस हो। डिसीज़ रेजिस्टेंस से क्या मतलब है कि उनमें बीमारियां जल्दी से ना लगें। दूसरा क्या है? रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स के लिए उनका रिस्पॉन्स अच्छा हो। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब कि जो क्रॉप बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और लास्ट क्या है? हाई यील्ड, यानी हम जिस हिसाब से सीड्स डाल रहे हैं तो क्रॉप भी हमें क्या मिले? ज़्यादा अमाउंट में मिले। One way to incorporating desirable characters into the crop variety is by hybridization. अब
ये डिज़ायरेबल करेक्टर्स मतलब कि जो करेक्टर्स हमको चाहिए हैं ये हम क्रॉप में कैसे इंट्रोड्यूस करें। पहला मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स यानी जिनका जेनेटिक मटेरियल अलग है, ठीक है, जो एक दूसरे से डिफरेंट है, उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें। ठीक है, अब ये क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि उन दोनों के बीच से क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उनके जीन्स को यूज़ करके क्रॉस ब्रीडिंग जब होगी तो हमें जो न्यू वैरायटी का प्लांट मिलेगा उसमें इन दोनों के ही करेक्टर्स होंगे। और करेक्टर्स हम क्या क्या चुनेंगे? डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी उसको जल्दी से बीमारी ना लगे, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स यानी वो फर्टिलाइजर्स जब उस पर डाले तो वो अच्छी तरह ग्रो करे। तीसरा प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्रॉप बन रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी। और फोर्थ क्या है? हाई यील्ड यानी उसकी प्रोडक्शन क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप से हो सकती है। पहला तो क्या है? इंटरवेराइटल यानी प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाना। दूसरा क्या है? इंटरस्पेसिफिक यानी कि सेम जीनस के 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्या करवाना? 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में क्रॉसिंग करवाना। और तीसरा क्या है? इंटरजेनरिक मतलब कि डिफरेंट जेनेरा जिनका जीनस ही अलग है उनके बीच में क्रॉसिंग करवाना। ठीक है, अब ये इन डिटेल में इनका मीनिंग जाना जा सकता है पर ये हायर क्लासेस का टॉपिक हो जाएगा, तो अभी एज सच आप इसको समझ लो और लर्न कर लो। उसके बाद क्या है? अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड अस डिज़ायरेबल करेक्टर। उसके अलावा एक तरीका क्या है? हम जीन को ही इंट्रोड्यूस कर दें प्लांट पे जिस जीन से हमें क्या चाहिए? कुछ डिज़ायरेबल करेक्टर्स चाहिए यानी कि अपनी पसंद के करेक्टर्स चाहिए। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो पहला हमने तरीका क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे थे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट में। दूसरा हमने तरीका क्या पढ़ा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसमें हम डायरेक्ट डिज़ायरेबल जीन को ही ऐड करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। अगर हम चाहते हैं कि नई नई वेराइटीज़ की क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं उसको लोग एक्सेप्ट करें, फार्मर्स एक्सेप्ट करें और उगाएं, तो ये ज़रूरी है कि जो वेराइटीज़ हम उगा रहे हैं उनकी यील्ड अच्छी हो, ठीक है, और वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या करे? सर्वाइव कर सके, अडेप्ट कर सके। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड। इसके लिए हमें फार्मर्स को यानी कि किसान को अच्छी क्वालिटी के सीड्स देने होंगे, ठीक है, उस वेराइटी के। दैट इज़ द सीड्स should all be the same variety and germinate under same condition। मतलब एक सर्टेन कंडीशंस में वो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर पाएँ। दूसरा क्या है? कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब ये जो कल्टीवेबल प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं और जो हम क्रॉप यील्ड की, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया में हम क्रॉप को उगा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ जिस सॉइल में हम उगा रहे हैं उस सॉइल की क्वालिटी कैसी है, उसमें मिनरल्स वगैरह कैसे हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे हैं, और कितना हम वाटर उस क्रॉप को उगने के लिए दे पा रहे हैं। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट, फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल। अब हम वेदर के बारे में कुछ बता नहीं सकते कि कब बारिश आ रही है, कब सूखा पड़ रहा है, ठीक है, और ना ही हम फ्लड कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं कि कब बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। इसीलिए हम जो वेराइटीज़ ग्रो करते हैं उनका ज़रूरी है कि वो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में यानी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, मतलब सॉइल के अंदर जितने भी ये सॉल्ट्स वगैरह, आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अगर ये कुछ अमाउंट में ज़्यादा हो जाए तो ऐसा ना हो कि वो क्रॉप की वैरायटी ही ख़राब हो जाए, क्रॉप प्रोड्यूस ही ना हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि क्रॉप के अंदर थोड़ी सी उन सीड्स के अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढालने की। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज़ डन आर। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम ये क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? हाइयर यील्ड। हम क्यों क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं? ताकि जो प्रोडक्शन मिल रही है, प्रोडक्टिविटी मिल रही है हमें एक सर्टेन एरिया ऑफ लैंड पे, वो क्या मिले? ज़्यादा मिले। दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो वीट के केस में, यानी जो वीट उग रहा है जब उससे हम रोटी बनाएं, ब्रेड बनाएं तो वो अच्छी तरह बने। प्रोटीन क्वालिटी अच्छी हो पल्सिस में, क्योंकि पल्सिस को कंज्यूम ही किस लिए कर रहे हैं? प्रोटीन्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा ऑयल क्वालिटी, ऑयल सीड्स में अच्छी हो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व रहें। ऐसा ना हो कि आज ही हमने उनको हार्वेस्ट किया, उनकी कटाई की और आज ही वो पैरिश हो गए, ख़राब हो गए। तीसरा हमारे पास क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, कि उनको लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीज़ों से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे कि
क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिसीजेज इंसेक्ट एंड नीमाटोड्स। अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये कम हो सकती है, क्यों हो सकती है? अगर जो बायोटिक डिसीजेज वगैरह बायोटिक फैक्टर्स इनको इफेक्ट करे, जैसे कि क्रॉप्स में डिसीजेज हो जाएं या फिर कुछ इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह इनके ऊपर क्या करे, कंजप्शन करे इनकी। फिर अबायोटिक फैक्टर यानी कि वेदर में चेंज हो, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, इन सब चीज़ों से भी जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो अच्छी तरह उग नहीं पाएगी। स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दी स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। अब अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन में ऐसी वेराइटीज़ यूज़ करें जो इन चीज़ों से, इन स्ट्रेसेस से रेजिस्टेंट हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फोर्थ हमारे पास क्या है? चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मतलब क्रॉप जितने कम टाइम में उगेगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर किसी क्रॉप को उगाएंगे तो हमें उसमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा पानी का, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ेगा, पेस्ट वगैरह से बचाना पड़ेगा। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा उसमें, और रिटर्न में भी इतना अच्छा ना हो। तो क्रॉप्स हमें ऐसी चाहिए जो शॉर्टर, मतलब कि कम टाइम में ही मैच्योर हो जाए और जल्दी से हम उनको क्या कर सकें, हार्वेस्ट कर सकें। ठीक है। उसके बाद वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब डेवलपिंग वेराइटीज़ फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये क्यों ज़रूरी है? ताकि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये क्रॉप वेराइटीज़ अच्छी तरह अडेप्ट कर सकें। ठीक है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट चेंज हो और ये क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो जाए। ठीक है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट क्लाइमेट्स में ग्रो कर पाएँ। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें डिज़ायरेबल, अपनी इच्छा के अनुसार करेक्टर चाहिए। जैसे कि हम चाहेंगे जो फॉडर क्रॉप्स हैं, यानी जो चारे की तरह हमें लाइव स्टॉक को खिलानी है, गाय भैंसों को खिलानी है, उनकी जो ब्रांचिंग वगैरह है उनकी क्या हो, टोल हो। ठीक है। क्योंकि हमें चारे की तरह खिलाना है। ऐसा ना हो कि हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्रॉप छोटी छोटी सी प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें ज़्यादा खिलानी पड़ेगी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर जो सीरियल क्रॉप्स है, यानी कि ये वीट, राइस वगैरह, जिनमें से हमें अनाज मतलब कि दाने मिलने हैं, ग्रेन्स मिलने हैं, इनके जो इनके जो स्टेम्स वगैरह हों वो क्या हों, ड्वार्फ हो, यानी कि छोटे हों, ताकि ऐसा ना हो कि जितना न्यूट्रिशन है वो ये क्रॉप्स ही ले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर ये क्रॉप्स लेंगे तो ग्रेन अच्छी तरह उग नहीं पाएंगी। दस डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिज़ायरेबल इकोनॉमिक करेक्टर हेल्प इन हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने बात की है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, और हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ लिया है। सेकंड पॉइंट कल हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल नया है, बट मैं सच में चाहूँगी कि अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी पक्का करना। थैंक यू सो मच।